रहमतें ज़माने पर, रहमतों का कोई हिसाब नहीं। हम हैं रहमतें ज़माने पर, रहमतों का कोई हिसाब नहीं। हम हैं रहमतें ज़माने पर, रहमतों का कोई हिसाब नहीं। तेरे कुर्बान या रसूल अल्लाह, तेरे कुर्बान या रसूल अल्लाह, तेरा कौन में जवाब नहीं। थी जिसके मुकद्दर में, थी जिसके मुकद्दर में, थी जिसके मुकद्दर में, थी जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की, जिसके मुकद्दर तेरे दर की थी, जिसके मुकद्दर जिसके मुकद्दर में गदाई, गदाई तेरे दर की थी, जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की। जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की, थी जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की, थी जिसके मुकद्दर में कुदरत ने उसे राह, कुदरत ने उसे राह दिखाई तेरे दर की, कुदरत ने उसे राह दिखाई तेरे दर की, कुदरत ने उसे राह दिखाई राह दिखाई तेरे दर की, कुदरत ने उसे राह
शख्स ने खैरात, जिस शख्स ने खैरात न पाई तेरे दर की, जिस शख्स ने खैरात न पाई खैरात न पाई तेरे दर की, तेरे दर, जिस शख्स ने खैरात न पाई। ना चांद तारे, ना सहर ना रात होती, ना तेरा जमाल होता, ना ये कायनात होती, जिस शख्स ने खैरात न पाई। ये अर्ज़ व समावात तेरी ज़ात का सदका, ये अर्ज़ व समावात तेरी ज़ात का सदका, सब है 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 तेरी ये अर्ज़ व समावात तेरी ज़ात का सदका, ये अर्ज़ व समावात तेरी ज़ात का सदका, ये अर्ज़ व समावात तेरी ज़ात का सदका। मोहताज है ये सारी, मोहताज है ये सारी खुदाई तेरे दर की, मोहताज है ये सारी खुदाई तेरे दर की, मोहताज है ये सारी खुदाई, परख ना खोटे खरे सियाने, तू लजपाल ज़माना जाने, बस मोहताज है ये सारी खुदाई तेरे दर की। आया है नसीराज तमन्ना यही लेकर, 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 पलकों से किए जाए, पलकों से किए जाए सफाई तेरे दर की, पलकों से किए जाए सफाई तेरे दर की, पलकों से किए जाए सफाई तेरे दर की जिससे मुकद्दर वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, खैर रमज़ान में खुश आमदीद। मैं हूँ हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। बब्बू राना साहब और उनके हमनवाओं के शानदार आगाज़ के साथ एक बार फिर हाजिर हैं इस नई नशिस्त, नई बैठक के साथ। और आज हम एक इंतहाई अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। बच्चों के माबैन इंसाफ वालिदैन की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, इस पर अमूमी तौर पर इस मौजू पर ना तो बिल्कुल बात होती है, ना ही इसको संजीदगी से लिया जाता है, क्योंकि इस चीज़ को कंसिडर ही नहीं किया जाता कि कहीं ना कहीं वालिदैन भी कभी कोई नाइंसाफ़ी कर सकते हैं। वालिदैन की मोहब्बत और इंसाफ का उसूल ये है कि हर बच्चा ख़ुद को ख़ास और कीमती महसूस करे। जो बच्चे हैं उनको बराबर मोहब्बत देना, उनके साथ मुनसिफाना सलूक करना वालिदैन की सबसे
अहम जिम्मेदारियों में से एक है। ये ना सिर्फ बच्चों के जज्बाती और नफ्सियाती तवाज़ुन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये इस्लामी तालीमात का भी एक अहम हिस्सा है। अगर वालिदैन अपने बच्चों के दरमियान फ़र्क रवा रखते हैं तो ये उनके दिलों में दूरियाँ और हसद को पैदा कर सकता है, जो कि एक सेहतमंद ख़ानदान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। और अगर वालिदैन एक बच्चे को ज़्यादा तवज्जो दें और दूसरे को नज़रअंदाज करें तो इससे दूसरे बच्चे में एहसास कमतरी और हसद पैदा हो जाता है, जो मुस्तकबिल में उसकी शख्सियत पर मनफी असर डाल सकता है। इस्लाम में बच्चों के साथ मुसावी सलूक की बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है और एक हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से डरो और अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ करो। एक और मौके पर जब एक सहाबी ने अपने एक बेटे को तोहफा दिया और दूसरे को नहीं दिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ यकसां हुस्न सलूक करें? सहाबी ने कहा, जी हाँ या रसूलुल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर तुम भी उनके साथ बराबरी का सलूक करो। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हमने आज बात करनी है और बात करने के लिए हमारे प्रोफेसर साहिबान हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर नासिर महमूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह पाक है। साथ प्रोफेसर फहद काज़मी हमें ज्वाइन किए हुए हैं। प्रोफेसर फहद, बहुत ही अहम मौजू है और इस मौजू पर अक्सर कम ही बात होती है, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं माशरे की कनेक्टिविटी किसी घर के साथ, हम उसकी बात करते हैं, हम किसी फ़र्द के साथ बात करते हैं, लेकिन उस फ़र्द की सरपरस्ती में पलने वाले जो बच्चे हैं उनकी बात नहीं होती है। ये मेरा ख्याल है, वैसे टेलीविज़न में इस तरह के मौजूआत शायद पहली दफ़ा ही डिस्कस हो रहे होंगे। बहुत यूनिक और बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है बहरहाल ये। और हमने देखा है कि बच्चों के अंदर ना लाइफ लॉन्ग ग्रजेस पैदा हो जाते हैं टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स, और जब वो बड़े हो जाते हैं फिर वो जाके कहीं अपना रिटेलिएट भी करते हैं कि आपने फलानी टुवर्ड्स ईच अदर भी फैमिली पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है और पेरेंट्स के साथ भी। अब देखें, एक चीज़ जो समझने की है आगाज़ में, दीन का जो मकसद है ना वो इक्वालिटी नहीं है इतना जितना एक्विटी है। इक्वालिटी का मतलब है कि बिल्कुल मैं 2 + 2 4 कर दूं, ऐसा दुनिया में कहीं मुमकिन नहीं है। एक्विटी कहते हैं फेयरनेस को, मैं फेयर तरीके से डील करूं। देखें, एक बात है, जेंडर्ड रियलिटीज़ हैं, बेटी की अपनी नीड्स हैं। बाज़ औक़ात हो सकता है बेटी को एक्स्ट्रा अटेंशन दरकार हो, वहाँ पे पेरेंट्स का काम है कि बेटी को एक्स्ट्रा अटेंशन दें वो बेटे के मुकाबले में। ये एक्विटी के प्रिंसिपल्स के तहत है। बाज़ औक़ात हो सकता है कि छोटे बेटे को ज़्यादा अटेंशन आपको देनी पड़े, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप अपने बच्चों से एक डायलॉग करते रहें। हमारे यहाँ होता ये है कि जब एक बच्चा पहला पैदा होता है तो ही बिकम्स एप्पल ऑफ द आई, सारे उससे प्यार करते हैं। जैसे उसका अगला सिबलिंग आता है 2 साल 3 साल बाद, जो भी वट एवर द टाइम में भी, तो वो अटेंशन एकदम उस छोटे बच्चे की तरफ जाती है। डाइवर्ट हो जाती है। और वो जाती क्यों है? क्योंकि वो छोटा है बेचारा, उसको वो अटेंशन वाकई चाहिए, वो वरना खुदा ना खास्ता उसकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि उसको दें। लेकिन वो जो बड़ा भाई है या बड़ी बहन है जो 2-3 साल जिसने वो टोटल लाइमलाइट एंजॉय की है, अब उसके अंदर एक ग्रज पैदा होना शुरू होता है कि कल तक आई वॉज द किंग, अब ये जो आ गया सारे इसी के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं। अब अगर हम इक्वालिटी ले आए जी, बराबरी, 2 घंटे तुम्हें भी देंगे 2 घंटे तुम्हें भी देंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है। छोटा बच्चा कैसे पलेगा? उसको ज़्यादा अटेंशन चाहिए, तो वो ज़्यादा टेंशन लेगा, उसको टेंशन देनी चाहिए। मगर वो जो बड़ा भाई है उससे ना एक डायलॉग की ज़रूरत है, उसको आप इंगेज करें कि ये जो तुम्हारा छोटा भाई है इसकी कुछ नीड्स हैं जिसकी वजह से हम अब इसको थोड़ा सा ज़्यादा दे रहे हैं, बल्कि तुम भी पेरेंटिंग के इस मॉडल में हमारे साथी बन जाओ, तुम भी को पेरेंट की तरह इस छोटे, तुम भी केयर गिवर बन जाओ इसका। अगर आप बच्चों के साथ डायलॉग करते रहेंगे ना कि मैं एज अ पेरेंट जो चॉइस कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसके पीछे ये लॉजिक था, तो शायद बच्चे रिवोल्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी चॉइसेस के पीछे खामोशी इख्तियार करेंगे तो बच्चे के लिए वो लाइफ लॉन्ग एक ट्रॉमेटिक और टॉक्सिक किस्म का एनवायरनमेंट, परसीव्ड टॉक्सिसिटी वो परसीव करेगा कि पहले मैं था, अब ये है, ये मेरा दुश्मन है, मैं। अब आपने देखा होगा छोटे बच्चे ऐसे करते हैं टाइम, जी बिल्कुल करते वो बहुत ज्यादा फिर वो अपने भाई के या उसके भी खिलाफ हो जाते हैं टाइम्स। ऐसा ही है। तो यहाँ पर ना डायलॉग बहुत जरूरी है। बराबरी बेशक, ठीक है, और बराबरी एक्विटी वाली, फेयरनेस वाली, और अपने बच्चों के साथ डायलॉग का आगाज करें, राइट, और वो बड़ा जरूरी है। नासिर साहब, आप क्या समझते हैं, बहसियत उस्ताद भी आप देखते हैं, बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते हैं,
इसमें मेरा ख्याल है पेरेंट्स के साथ साथ टीचर्स भी बड़े रोल प्ले कर सकते हैं, जिस तरीके से तमाम बच्चों को, जैसे फाज साहब ने कहा कि बराबरी नहीं तो एक उसूल है उसके मुताबिक लेकर चला जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है कि जो औलाद अल्लाह ने अता की है ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत भी है और इनाम भी है सॉरी, और इम्तिहान भी, आजमाइश भी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वालमू अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, जान लो तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारी आजमाइश है। फितना उर्दू में तो एक नेगेटिव मीनिंग में आता है, लेकिन अरबिक में उसका माना आजमाइश है। अब आजमाइश क्या है? ये आजमाइश बच्चे को कंसीव होते ही माँ बाप की शुरू हो जाती है। बिल्कुल। वालिदैन ने इस बच्चे को अपनी आजमाइश समझना है, तो अब अपनी ज़िंदगियों को टोटली बदलना है इस बच्चे के लिए। फिर जब 2 हो जाएं, फिर जब 3 हो जाएं, फिर वालिदैन ने करना क्या है कि इन बच्चों को इस तरीके से परवान चढ़ाना है कि एक तो इनके अपने अंदर सिबलिंग राइवल्टी पैदा ना हो, दूसरा ये एक दूसरे के साथ हसद में मुब्तला ना हो जाए, तीसरा माँ बाप के किसी अमल की वजह से कोई एक बच्चा एहसास कमतरी का शिकार ना हो जाए, माँ बाप के किसी एक एक्शन की वजह से कोई एक बच्चा सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में ना चला जाए, माँ बाप के किसी एक एक्शन की वजह से किसी बच्चे में कोई अखलाकी बीमारी ना आ जाए। ये है असल पेरेंटिंग, माँ बाप का काम, कि उन्होंने इन सब बच्चों को उनकी सोच, उनकी फ़िक्र, उनकी आदत के मुताबिक लेकर चलना है। दिल में बसा औकात एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ, दिल की मोहब्बत में बात का फ़र्क आ जाता है, माँ बाप का भी आ जाता है। पता नहीं, मेरे अपने बच्चे नहीं हैं, मैं इस पर पूरी तरह तहकीकी बात नहीं कर सकता, लेकिन आप लोगों में मुमकिन है इस चीज़ को मुझे बता सकें। दिल इंसान के अपने उस बस में नहीं है। बाज़ औक़ात किसी एक बच्चे की हैबिट्स, किसी एक बच्चे की आदत माँ बाप को भी भा जाती हैं, वहाँ दिल मजबूर है, वहाँ वो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन वहाँ भी लाजिम है कि कुछ देने में, कुछ दिलाने में, कोई गिफ्ट देने में, तारीफ़ करने में, प्यार करने में माँ बाप फिर पाबंद है कि बराबरी रखें। बेशक एक आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक आपने पढ़ी अपने इंट्रो में, हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे मेरे वालिद ने एक तोहफ़ा दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए, या रसूलुल्लाह मैं अपने बेटे को ये ग़ुलाम देना चाहता हूँ तोहफ़े में, तो आप इसके गवाह हो जाएं। हुज़ूर अलैहि सल्लम ने फरमाया तुमने अपने बाकी बच्चों को भी दिया है? नहीं या रसूलुल्लाह। फरमाया फिर मैं जुल्म पर कैसे गवाह हो जाऊं? अल्लाह से डरो और जुल्म ना करो, अल्लाह से डरो और औलाद में इंसाफ करो। औलाद में इंसाफ करना तकवा का भी बुनियादी डिमांड है। अल्लाह से डरो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, औलाद में मुसावात रखो, वो जो इक्विटी है वो रखो। औलाद हर बच्चे को उसकी ज़रूरत के मुताबिक आपका टाइम, उसकी चाह, ज़रूरत के मुताबिक आपकी मोहब्बत, आपकी तवज्जो, आपकी शफकत हर बच्चे को मिले, ताकि कोई बच्चा किसी नफ्सियाती बीमारी में मुब्तला ना हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, और इंसाफ करो, उनके माबैन मुनसिफाना रवैया इख्तियार करो, क्योंकि हर बच्चा जो भी आता है एक तोहफे के साथ आता है, उसकी अपनी सलाहियतें होती हैं, उसकी अपनी मजबूरियाँ होती हैं, उनको देखना बहुत ज़रूरी है। इस मौजू पर गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। खैर रमज़ान में एक बार फिर से खुश आमदीद जनाब। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं वहीं से, लेकिन आपको पता है कि हमने एक जो खुसूसी सेगमेंट शुरू किया हुआ है खैर सना का, उसमें हमारे साथ बड़े नन्हे मेहमान मौजूद होते हैं, बड़े टैलेंटेड, और माशाल्लाह उनकी आवाज़ें बड़ा असर रखती हैं, दिल को छू लेती हैं। उसका भी आगाज़ करेंगे और अपने मेहमानों से आपका तारुफ भी करवाएंगे और उनसे नाते भी सुनेंगे इस ब्रेक के बाद। अभी ज़रा गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से आगे जोड़ते हैं। फाज साहब, जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे कि आपने कहा औलाद उफ तक ना करे तो उसके पीछे बड़ी रीजंस हैं, और बताया गया कि क्या क्या चीज़ आती है उसके अंदर जिस पर आप उन्हें आगे से ना कहें। अगर औलाद ऑब्जर्व करती है कि वालिदैन का झुकाव एक बच्चे की तरफ, उनके एक भाई बहन की तरफ ज़्यादा है, तो ऐसे में जो दिल है वो तो यही कह रहा होता है कि ये गलत हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसूली तौर पर फिर इस्लाम की जो फरमानात हैं उनको जहन में रखते हुए हमें क्या करना चाहिए? देखें, एजुकेटेड अंदाज में पेरेंट्स के साथ डायलॉग करने से तो दीन नहीं रोक रहा। बच्चे हर वक्त अपने पेरेंट्स से डायलॉग कर सकते हैं, और नासिर साहब मेरा दिल करता है कि इसके ऊपर बेहतर रोशनी डालेंगे कि बच्चे अगर ये परसीव कर रहे हैं तो पेरेंट्स के साथ डायलॉग अगर करेंगे तो शायद सिचुएशन बेहतर हो जाए। सर बिल्कुल, बात यह है कि बाज़ वक़्त बच्चे परसीव करते हैं, लाजमी नहीं कि वो दुरुस्त भी हों। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद ने परसेप्शन ले ली। बच्चों को एक चीज़ सिखानी चाहिए हमेशा, अगर किसी एक बच्चे में इजाफी खूबियाँ हैं,
हम दोनों एक ही प्रोग्राम में, शादी के अंदर खूबियाँ ज़्यादा हैं, तो अल्लाह ताला मुझे इतना दे ज़मीर, मेरे दिल में इतनी चीज़ कि वाकई उनमें खूबी है, वो बयान करते हैं, तो मैं उसको तस्लीम करते हुए सरेंडर करूँगा, बसा औकात मानूंगा, मुकाबला नहीं करूँगा। औलाद को ये बात समझाना माँ बाप का हक है। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को इम्पोर्टेंस दी तो उनके दूसरे भाइयों को ये बात उनके दिल में खटकी, हालांकि नबी कभी जुल्म नहीं करता, सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने किया भी नहीं होगा, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी नेचुरल और फितरी खूबियों की बुनियाद पर करीब हो गए होंगे। उनकी वालदा वफात पा गई थी, ये जो मल्टीपल शादियों की हम बात करते हैं उस पर आएंगे। उनकी वालदा वफात पा गई थी यूसुफ अलैहिस्सलाम की, तो उस वजह से भी दूसरे भाइयों पर शायद मोहब्बत में कुछ हिस्सा ज़्यादा ले गए होंगे। फिर अपनी जो खूबसूरत आपकी नेचर थी, जो आपको अल्लाह ने अता की थी, उस वजह से बाप के करीब हो गए। तो दूसरे भाइयों ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमारे वालिद, कि हमारा भाई हमारे वालिद को अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उसबा, हम मजबूत हैं, ताकतवर हैं, गुरु हैं, हमारा भाई हमारे वालिद को ज़्यादा महबूब है। ज़्यादा महबूब है ये समझ लिया, लेकिन ये नहीं देखा करता क्या है, उसकी खूबी क्या है। वो रात को रोज़ाना वालिद के पाँव दबाता है, वो रात को रोज़ाना वालिद की टांगें दबाता है, वालिद के सोने से पहले उसके पास आके बैठता है, उसको टाइम देता है, उसकी छोटी मोटी चीज़ों का ख्याल रखता है। औलाद जब ये चीज़ें नहीं देखती तो आपस में राइवल्टी क्रिएट करते हैं। इसमें माँ बाप के क्वालिटी टाइम का बड़ा दखल है। माँ बाप बैठें, बजाय किसी एक बच्चे की ज़्यादा तारीफ़ करने के, किसी एक बच्चे को ज़्यादा ग्लोरीफाई करने के, किसी एक बच्चे को हमेशा नीचे दिखाने के, या उसको कह तुम तो हो ही ऐसे, या माँ बाप जो बात का टाइटल देते हैं बच्चों को, इसको नालायक है, ये ज़िद्दी बहुत है, ये तो हद दर्जे का फलां है, ये टाइटल देना माँ बाप को बिल्कुल मुनासिब नहीं है। बच्चा ज़िद में आके वैसे बनने लग जाता है जैसा आप करते हैं। और बसा औकात बचपन में एक बच्चे को आपने बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी, बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, हमेशा उसकी डिमांड्स को पूरा किया, और जब आप बड़े या बूढ़े होते हैं तो जिस बच्चे को आपने निगलेक्ट किया होता है वही आपका फर्माबरदार निकलाता है। लेकिन एक जुमला ज़िंदगी भर आपको सुनना पड़ता है कि माँ तो हमेशा उसको प्यार करती थी, अम्मी आप तो हमेशा फलां को करते थे। अच्छा, ये जुमला आपको बुढ़ापे में भी तंग करेगा, ये हॉन्ट करेगा। इसलिए लाजिम है कि औलाद, माँ बाप देखें बड़े होते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, माँ बाप को अपना रवैया ऐसा रखना चाहिए, लाजिमन रखना चाहिए कि औलाद न समझ सके, औलाद फैसला ही ना कर सके कि कौन ज़्यादा प्यारा। मैं आपको अपने वालिदैन की बात बताऊं तो हम बहन भाइयों को नहीं पता चलता बसा औक़ात। हमारी एक बहन है, हम उसे तो कहते हैं कि वालदा हमारी बस उसी के साथ है मोहब्बत में, लेकिन हम भाइयों में से कोई नहीं कह सकता कि कौन ज़्यादा प्यारा है। कभी मुझे लगता है मैं हूँ, छोटे को लगता है कभी कि वो है, कभी बड़े भाईजान को लगता है कि वो है। लेकिन जो हम बड़े होते जा रहे हैं, फिर अपने बाज़ मामलात की वजह से कोई पीछे हो जाता है, कोई आगे हो जाता है। लेकिन वालिदैन का रवैया ये ऐसा ही होना चाहिए कि औलाद फैसला ना कर सके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मौजू पर गुफ्तगू जारी है, अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो खैर सना सेगमेंट शामिल करेंगे जिसमें बच्चे नात खानी करेंगे। रमज़ान में एक बार फिर से खुश आमदीद जनाब। आपको पता है कि हमने एक नया सेगमेंट जो शुरू किया हुआ है खैर सना के नाम से, जिसमें नन्हे सना ख्वाह हमारे साथ मौजूद होते हैं। उनसे भी आपका तारुफ करवाएंगे, उनसे नाते भी सुनेंगे। लेकिन अभी आपको लेकर चलते हैं अपने किचन में, और शेफ़ सिमरन वहाँ पर मौजूद होती हैं, रोज़ाना एक नई रेसिपी हमारे लिए बनाती हैं। उनसे जानते हैं कि आज वो हमारे लिए क्या बना रही हैं। जी सिमरन, आज कौन सी रेसिपी हमें बनाना सिखा रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम अलियन हिना। रोज़े बहुत जल्दी गुज़र रहे हैं और आखिरी अशरा भी तकरीबन आधा हो चुका है, और इसी के साथ साथ आज हम लोग जो बनाने वाले हैं उसका नाम मुझे भी नहीं पता, लेकिन हम लोग आज फिर से कनौर रेसिपी AI इस्तेमाल करने वाले हैं। और अक्सर ये होता है, पहले मैंने जब भी ये रेसिपी AI इस्तेमाल किया है मेरे पास ढेर सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लेकिन आज मेरे पास गिनती के 4-5 इंग्रेडिएंट्स हैं। और सबरोसो के क्रिस्पी पॉपर्स हैं, चिकन मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसी के साथ साथ कनौर का चिली गार्लिक है। कनौर की रेसिपी AI को इस्तेमाल करते हुए वैसे तो बहुत इंग्रेडिएंट्स खाली मुझे लग रहे हैं, बट मैं ये देखना चाहती हूँ कि कनौर रेसिपी AI इन 5-6 इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हुए मुझे कौन सी रेसिपी देता है। तो प्रोसेस बहुत सिंपल है और हम लोग पहले कर चुके हैं। मैं एक और दफ़ा बताती चलूँ, यहाँ पे कनौर PK की मैंने वेबसाइट खोल ली है रेसिपी AI की, और सामने मेरे पास स्कैन करने का ऑप्शन आ गया है। वही है स्कैन योर पैंट्री, पॉइंट एट द इंग्रेडिएंट्स। मेरे लिए कैमरे से पिक्चर लेना आसान होती है क्योंकि वो सारे इंग्रेडिएंट्स खुद ही इजीली डिटेक्ट कर लेता है। यहाँ पे इसकी पिक्चर ले लेते हैं।
अब ये इंग्रेडिएंट्स डिटेक्ट कर रहा है। इन केस कोई इंग्रेडिएंट मिस हो जाए, कुछ हो जाए, तो आपके पास हमेशा मैन्युअली डालने का भी ऑप्शन होता है, मगर ये इतना अच्छा ऐप है कि कोई भी इंग्रेडिएंट कभी भी मेरा मिस हुआ नहीं है। तो ये इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं, ऐड 7 इंग्रेडिएंट्स करके, नंबर ऑफ़ पर्सन्स अगेन 2 डाल लेते हैं, और समथिंग्स कुकिंग आ रहा है। जब तक समथिंग्स कुकिंग हो रहा है, हम लोग मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं इसकी सबसे अच्छी रेसिपी एआई की, कि इस ऐप में अपनी भी कुछ रेसिपीज़ हैं जो मौजूद हैं, और आप लोगों को वैसे ही एक्सप्लोर करना है, रेसिपीज़ देख के बनाना है, मतलब इंग्रेडिएंट्स के बगैर। तो यहाँ पे आवर फेवरेट्स के टैब में अलग अलग रेसिपीज़ मौजूद हैं जो आप इस्तेमाल करके बना सकते हैं। ये पहली वाली रेसिपी हम लोग ले लेते हैं, चटपटा चिकन चीज़ टॉर्टिला रैप्स। सही है, मेरे पास ये रेसिपी भी आ गई है, डायरेक्शंस भी आ गई है। तो जब तक मैं इस रेसिपी को फॉलो करते हुए अपनी तैयारियां कर रही हूँ, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच सिमरन, हम आपके साथ ही मौजूद है और देखते हैं कि इस रेसिपी की तैयारी में आपको कितना वक्त लगता है, और डेफिनेटली हम इसको ट्राई भी ज़रूर करेंगे। जनाब, खैर सना सेगमेंट में जो नन्हे मेहमान, नन्हे नातख्वां हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ान मुस्तफ़ा, हसीबुल्लाह और हसनैन अली। सबसे पहले फैज़ान मुस्तफ़ा से दरख्वास्त करेंगे कि वो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। करम के आशिया ने की क्या बात है, करम के आशिया ने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। कितने नाले भी हैं और नवासे भी हैं, कितने नाले भी हैं और नवासे भी हैं। इब्ने हैदर के ना की क्या बात है, इब्ने हैदर के ना की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। एक घर जो मिले शहर सरकार में, एक घर जो मिले शहर सरकार में, फिर तो ऐसे ठिकाने की क्या बात है, फिर तो ऐसे ठिकाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। फातिमा अली और हसन फिर हुसैन, फातिमा अली और हसन फिर हुसैन, पंजतन के घराने की क्या बात है, पंजतन के घराने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। करम के आशिया ने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। हसीबुल्लाह, आपकी बारी। हश्र में खुद को जो देखूंगा, बिखर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा, बिखर जाऊंगा।
बिखर जाऊंगा, आपने गए ना संभाला तो किधर जाऊंगा, आपने गए ना संभाला तो किधर जाऊंगा। और मेरा सर आपकी दहलीज़ के लायक तो नहीं, मेरा सर आपकी दहलीज़ के लायक तो नहीं, लायक तो नहीं। खाक बनके मैं तेरे कदमों में बिखर जाऊंगा, खाक बनके मैं तेरे कदमों में बिखर जाऊंगा। और कितना मायूस हुआ का मैं तेरे कदमों से, कितना मायूस हुआ का मैं तेरे कदमों से, मैं तेरे कदमों से। है मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा, मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह, सुभान, बहुत खूब, बहुत खूब। हसनैन अली, आपकी बारी। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा, झूम कर कह रही है ये बादे सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं, छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं। तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। हसनैन, फैज़ान और हसीब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और नासिर साहब, आप देख रहे हैं कैसा हुस्न है,
मासूम होते हैं ना, इनकी आवाज़ों में एक असर होता है। बहुत खूबसूरत पढ़ा माशाल्लाह बच्चों ने। साहब आपका कोई कमेंट? जी बिल्कुल, तीनों बच्चों ने बहुत ही अच्छा पढ़ा और वही वो जो एक इनके अंदर एक प्योरिटी है ना, अनकंटेमिनेशन, तो वो अल्लाह ताला इनको ऐसे ही रखे। और इनके पेरेंट्स को बड़ी मुबारकबाद कि इस एज में लव फॉर रसूल अल्लाह उनके अंदर पैदा किया, तो पेरेंट्स को मुबारकबाद माशाल्लाह। बिल्कुल। तो हसनैन, फैज़ान और हसीब, आपका बड़ा शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। इसी तरह से आप ये नाते पढ़ते रहे, जो असीर आपकी आवाज़ में है वो कायम रहे। हम जनाब जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर और कुछ ही देर में वापस आते हैं। रमज़ान में एक बार फिर से खुशामदीद। इंतहाई अहम मौजू है जिस पर हम बात कर रहे हैं, और ये ऐसा टॉपिक है जिस पर उमूमी तौर पर बात की भी नहीं जाती और इसको संजीदा लिया भी नहीं जाता, जिस तरह से मैंने आगाज़ में कहा था। लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ा गहरा असर छोड़ देता है, ख़ास तौर पर अगर बच्चों की बात करें तो उन पर, उनको आखिर तक वो बात याद रहती है जो कभी वालिदैन ने उनके साथ इस तरह से की होती है। साहब, इसको हम कंक्लूड करते हैं जिस तरह से अगर अपने दीन से रहनुमाई हासिल करें, अपने प्यारे नबी से रहनुमाई हासिल करें, उनका अपनी बेटी के साथ, अपने बाकी बेटियों के साथ उनका जो रवैया था, अपने नवासों के साथ जो उनका रवैया था, कितना ज़्यादा कुछ है हमारे लिए सीखने के लिए। और हमारे बहैसियत वालिदैन अगर हम देखें तो हमें कितना ज़्यादा फॉलो करना चाहिए उनकी टीचिंग्स को। देखिए, एक चीज़ अंडरस्टैंड करें, डीड्स के लेवल पर आप फेयरनेस और जस्टिस रख सकते हैं, अमल के लेवल पर आप सबके साथ बराबर हो सकते हैं, लेकिन जैसे होना भी चाहिए, जैसे प्रोफेसर साहब फरमा रहे हैं और ये बात सही है, हार्ट की स्टेट पर ना आपका कंट्रोल नहीं है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मोहब्बत बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ की, उसका दुनिया में कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर कोई ये कहे कि बाकियों के साथ क्यों नहीं की, ये हार्ट की और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जो वही थी उसके ज़रिए ये हुआ। जो आपकी सारी ऑनरेबल वाइफ्स थी, डीड के लेवल पर इक्वल रहे आप, लेकिन जो मोहब्बत हज़रत खदीजा से की और मदनी दौर में जो हज़रत आयशा से की, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप फरमाते हैं कि हदीस का मफहूम है कि आई ट्राई टू बी इक्वल विद एवरीवन बट आई कैन नॉट कंट्रोल द स्टेट ऑफ माई हार्ट। वो बीबी आयशा के लिए ज़रा ज़्यादा है वहाँ पे, वो स्टेट ऑफ हार्ट है, ये है हदीस का एग्जैक्ट मफहूम है। तो स्टेट ऑफ हार्ट के ऊपर बच्चे भी ना पेरेंट्स को दोष नहीं दे सकते, क्रिटिक नहीं कर सकते। वो हार्ट तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं ना, मेरी 2 उंगलियों के, ये भी हदीस है, मोमिन का जो कल्ब है वो 2 उंगलियों के, अल्लाह की 2 उंगलियों जो उसकी शान के लायक है। तो अल्लाह अगर हार्ट को किसी के लिए ज़्यादा मोड़ रहा है, उस पर तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर डीड के दर्जे पर हमें इक्वल होना है। और एक क्विक आखिरी बात, मल्टीपल मैरिजेस की भी हमने बात की। कुरान हकीम के अंदर रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि तुम इजाज़त दी अल्लाह ताला ने कि तुम 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, अगर तुम इंसाफ कर सको। ये इतना बड़ा अगर है, ये इतना बड़ा अगर है कि उलमा ने लिखा कि क्योंकि ह्यूमंस आमतौर पर इंसाफ नहीं कर सकते, तो ये जो पोलीगमी की इजाजत है ये समझे है ही नहीं, क्योंकि ह्यूमंस आमतौर पे इंसाफ कर ही नहीं सकते। सरकार दो आलम ने किया क्योंकि वो सरकार दो आलम थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक आम मर्द के लिए ये बहुत मुश्किल मरहला है, तो शायद ये ख्वाब देखने कम कर देने चाहिए। बिल्कुल ऐसे, और ये ख्वाब देखने की बात कर रहे हैं प्रोफेसर फहद, अमूमन लोग कर जाते हैं। और वहाँ एक बात फरमाई ना, एक जुमला जल्दी से करें, वलन तस्ततियु, अल्लाह ने फरमाया तुम इसकी इस्तिताअत ही नहीं रखते कि तुम उनको इंसाफ करो या बराबर रखो। तो फिर अगला तरीकाकार ये है कि ये अमलन किसी एक तरफ झुक जाना ये जुर्म होगा। टाइम अगर आपको दिल से कोई एक अच्छा लगे, औलाद में भी अगर एक बच्चा प्यारा है, उसे अगर आपने प्यार किया, किस किया, तो दूसरा बच्चा भी किस के बराबर हकदार है, हत्ता कि अपनी झोली में बिठाने में भी बराबरी करें, उनको प्यार करने में भी। अब अगर दिल में एक से ज्यादा मोहब्बत है उसका तो सवाल नहीं है, लेकिन आपके अमल का सवाल जरूर होगा जो किसी दूसरे बच्चे के दिल में डाल दे कि मेरा वालिद तो मोहब्बत में उधर झुका हुआ है। ये बात ज़हन नशीन रखनी है। और जब शादियां ज्यादा कर लेते हैं लोग और बच्चे ज्यादा हो जाते हैं, तो फिर यहाँ ज्यादा इम्तिहान आ जाता है कि आप एक फैमिली को ज्यादा वक्त दे रहे हैं। यहाँ अल्लाह ने पाबंद किया
दिन गिनकर, घंटे गिनकर बराबर टाइम दे दोनों फैमिलीज को। अब आप एक फैमिली के अंदर बैठे हुए ज्यादा खुश हैं, एक में बैठकर थोड़े कम खुश हैं, तो यहां पर तो दिल पर आपके कोई पाबंदी नहीं कर सकता बंदा, ये अल्लाह की तरफ से है, दिल उधर मोल्ड है, लेकिन टाइम बराबर देने में आप पाबंद हैं। अगर आप टाइम, इनका टाइम उनको देंगे तो आप जुल्म करेंगे और कल क़यामत को आपके जिस्म का एक हिस्सा कमजोर होगा, आप पैरालाइज्ड होंगे, जिस्म का एक हिस्सा पैरालाइज्ड होगा, और दूसरी तरफ आपने जैसे जोर ज्यादा दिया, ये जुल्म किया, ज्यादती की। ये इंसानों को समझना चाहिए। एक बीवी के बच्चों को ज्यादा मोहब्बत दी, दूसरों को निगलेक्ट किया, कल को कोई पता नहीं आपके बुढ़ापे में ये वाले आपका ख्याल करें और सारी जिंदगी आपको जुमला सुनना पड़े, बाबा जान आप तो बस उधर ही रहते थे। आप बेटियों को निगलेक्ट करते रहे, बेटों से मोहब्बत करें, और कल को यही जुमला आपको सुनने को मिले कि अब्बा तो बच्चों के साथ ही करते रहे लेकिन आज बच्चे नहीं है। इसलिए जिंदगी में जो उसूल है बुनियाद, अल्लाह अगर औलाद दे तो फिर वो इम्तिहान है। इम्तिहान ये भी है कि अपने दिल पर काबू रखें। आप इंसान है, शो ना होने दें। मोहब्बत अगर ज्यादा है तो मोहब्बत ज्यादा तो दिल में है, मगर उसका अमल हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अय्याम की तकसीम में जरा फर्क नहीं किया। तो औलाद में ये बराबरी रखनी बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, और बड़े बेहतर तरीके से टॉपिक कंक्लूड हुआ है। खैर रमज़ान में वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। खैर रमज़ान में एक बार फिर से खुश आमदीद, और अभी हम आपको लेकर जाएंगे अपने किचन में। शेफ़ सिमरन वहाँ मौजूद होती हैं, रोज़ एक नई रेसिपी हमें बनाना सिखाती हैं। उनसे जानते हैं कि आज जो रेसिपी वो हमारे लिए बना रही थी वो कहाँ तक पहुँची है। ओवर टू यू सिमरन। अच्छा जी, तो तैयारियां मेरी मुकम्मल हैं। कनौर रेसिपी एआई को फॉलो करते हुए मैंने अच्छी सी डायरेक्शंस भी देख ली हैं, और मैंने ये भी देख लिया मुझे किस तरह क्या बनाना है। तो उसने मुझे चिकन फिलिंग बताई है। मेरे पास यहाँ पे सबरोसो के चिकन पॉपर्स मौजूद हैं, तो इसको हम लोग फ्राई कर लेते हैं। और झटपट बनने वाले टोर्टिला रैप्स उसने मुझे बताए हैं, और 3-4 इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें ये बन जाएंगे। तो कनौर रेसिपी एआई की मदद से हम लोग आज के टोर्टिला रैप्स बनाते हैं। हाँ, मैं डाल रही हूँ डालडा कॉर्न ऑयल, क्योंकि चिकन पॉपर्स फ्राई करना है। ऑयल गरम हो रहा है। खाना पकाने से पहले हम बहुत ज़रूरी काम पहले कर लेते हैं, और वो ये हाथ धोने का। और मैं अपना हाथ धो रही हूँ डेटॉल के हैंड वॉश से, क्योंकि डेटॉल देता है आपको और आपकी फैमिली को जर्म्स से प्रोटेक्शन। तो खाना पकाने से पहले हमेशा हाथ धो लें। और ऑयल रख दिया था मैंने गरम होने के लिए। टोर्टिला रैप्स में सिर्फ एक कट यहाँ पे लगाना है, और एक साइड हमारी फिलिंग होगी यहाँ पे कनौर की चिली गार्लिक सॉस से, जो बना है रियल टोमेटोज़ और चिली फ्लेक्स से, और मायोनीज़ चिली गार्लिक की यहाँ पे एक पोर्शन में। रमज़ान ही नहीं, ये वाले टोर्टिला रैप जो हैं वो आप लोग वैसे भी डेली लाइफ में भी बना सकते हैं। लंच बॉक्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, जल्दी जल्दी बना के, झटपट टाइम कम है और बना के लेके जाना है, तो ये बहुत इजी और जल्दी बनने वाली चीज़ है। फटाफट ये रैप्स तैयार होते हैं। इसके बाद यहाँ पे 7 पत्ते को लाइन अप कर देते हैं इस तरह से। एक पोर्शन में सॉसेस की लेयरिंग हो गई है, एक पोर्शन में सलाद पत्ते की लेयरिंग कर लेते हैं। अच्छा, ऑयल भी गर्म हो चुका है, तो इसको इसमें डाल देते हैं। ये जो कट मैंने यहाँ पे रैप पे लगाया था, इस तरह हमने रैप को यहाँ पे बंद कर दिया है। अब तीसरी जो हमारी लेयर आएगी वो आएगी चिकन की, और ये फर्दर बंद होते रहेंगे। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हमारे शो खैर ख्वान के साथ ताउन किया है कई ब्रांड्स ने, जिसमें शामिल है डालडा कुकिंग ऑयल, हमदर्द के मसाले और रूह अफ़ज़ा, ग्लूसर्ना, इंश्योर, 7 अप, कनौर के कई सॉसेस हमारे साथ मौजूद है, सबरोसो जो चिकन स्पेशलिस्ट है, नेस्ले का क्रीम मिल्क, डेटॉल लिक्विड हैंड वॉश, एक्सप्रेस पावर, विम लिक्विड डिश वॉश, और इसी के साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं पीकफ्रीन्स का सुपर बिस्किट। चिकन पॉपर्स यहाँ पे रेडी हैं। इसका कलर आप लोग देख सकते हैं, गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो इसको सर्व कर देते हैं, डायरेक्ट रैप में लगा लेते हैं।
ये तीसरी वाली लेयर में हमारे चिकन पॉपर्स आ गए। ओके, एक ये आ गया और इसमें भी डाल देते हैं। निकाल लेते हैं। करना अब मुझे ये है कि फ्राई पैन मुझे अब खाली चाहिए, तो ऑयल मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। इसको फर्दर यहाँ पे रैप कर लेते हैं इस तरह से। ये हमारे एक और पोर्शन रैप हो गया है। अब जो लास्ट पोर्शन है इसमें मुझे डालनी है चीज़। ये फ्राई पैन खाली हो गया है, इसमें पहले चीज़ स्प्रेड कर देती हूँ मैं यहाँ पे, और फिर इसके बाद बटर डाल के इस टोटल रैप्स को अच्छे से हम लोग बटर में टोस्ट कर लेंगे, ताकि ये क्रिस्पी भी हो जाएं और रैप्स टोस्ट भी हो जाएं। चीज़ की फिलिंग लास्ट पोर्शन में मैं कर रही हूँ इस तरह से। आप लोग चाहें तो चीज़ स्लाइसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और ये लास्ट पोर्शन भी मैंने इसको फोल्ड कर दिया, और ये मेरे टोटल रैप्स यहाँ पे इसको बटर पैन में डाल देते हैं। ये अच्छे से मेल्ट हो जाए, और इसके बाद टोटल रैप्स को इसमें यहाँ पे ऐड ऑन कर देते हैं, ठीक है। और एक रैप मेरा यहाँ पे ये रेडी है। इसको बस 5 सेकंड के लिए बटर में मुझे टोस्ट करना है, और 5 सेकंड बाद इसको पलट देंगे ताकि नीचे के दोनों साइड्स ऊपर नीचे इसके अच्छे से टोस्ट हो जाएं। तब तक हम लोग डिज़र्ट की बात कर लेते हैं। तो डिज़र्ट में आज हम बनाने वाले हैं वनीला स्कूप्स, फ्राइड वनीला स्कूप्स। और अक्सर आप लोग ने ये डिज़र्ट रेस्टोरेंट्स में देखा होगा, और इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और आज हमारे डिज़र्ट बनेगा वॉल्स फ्रोज़न डिज़र्ट की वजह से, क्योंकि वॉल्स बढ़ाता है खुशियाँ और हर मोमेंट को ख़ास करता है। तो जो फ्राइड वनीला स्कूप्स हम तैयार करेंगे वो वॉल्स की फ्रोज़न डिज़र्ट की मदद से ही करेंगे। ये टोटल रैप्स मेरे अच्छे से टोस्ट हो गए हैं बटर में, अब सर्विंग में निकाल लेते हैं। वही इजी सॉस हम लोग यहाँ बना रहे हैं, मायोनीज़। आज हम लोग रैंच सॉस बना लेते हैं, मायोनीज़ और चिली गार्लिक वाला, क्योंकि हम लोग हमेशा मायो गार्लिक सॉस बनाते हैं। तो आज टोटल रैप्स का सॉस इसके हिसाब से कनौर के सॉसेस से तैयार कर लेते हैं। मेरा मायो केचप सॉस तैयार है। सॉस यहाँ पे हो गई है। बढ़ते हैं डिज़र्ट की तरफ। डिज़र्ट का मैं आपको बताती चलूँ तो हम लोग बनाने वाले हैं फ्राइड वनीला स्कूप्स, और फ्राइड वनीला स्कूप्स आज हम बनाएंगे वॉल्स के वनीला फ्रोज़न डेज़र्ट की मदद से। होता ये है कि ये रेसिपी, ये डेज़र्ट बनाने से पहले आपको 15-20 मिनट पहले ही वॉल्स के वनीला का जो फ्रोज़न डेज़र्ट है उसकी बॉल्स बना के बटर पेपर पे लाइन अप करके रखनी है, ताकि जब मैं बनाने पे आऊँ तो वो अच्छी सी फ्रोज़न बॉल्स बन जाएँ और इसका शेप और इसका स्ट्रक्चर फर्म हो जाए। तो मैंने स्टार्ट होने से पहले ही बटर पेपर पे उसके स्कूप्स निकाल के, वनीला स्कूप्स निकाल के फ्रीज़ करने के लिए रख दिए थे, और वो मेरे रेडी हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। तो फ्राइड नाम से आपको पता चल रहा होगा, और ये डेज़र्ट मोस्टली आप लोग को रेस्टोरेंट्स में मिलता होगा, बट ये बहुत ईजी है और वॉल्स की मदद से आज हम ये डेज़र्ट तैयार करेंगे। इंग्रेडिएंट्स मेरे पास अंडे हैं, कॉर्न फ्लेक्स हैं और मैदा है। फ्राइड के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि फ्राई कैसे होगी। तो मैं स्कूप्स निकालने से पहले ये तैयारी कर लेती हूँ। कढ़ाई भी रख देते हैं, चूल्हा जला लेते हैं, और उसके बाद
अच्छा, यहाँ पे जो कॉर्नफ्लेक्स मेरे पास हैं, तो डबल लेयरिंग हम करेंगे। आइसक्रीम जो स्कूप्स हैं उसको निकाल के पहले मुझे मैदे में करना है, फिर अंडा तोड़ लेते हैं, अंडे में करना है, और उसके बाद कॉर्नफ्लेक्स में रैप करके लेयरिंग रिपीट करके फ्राई करनी है। अच्छा, आप लोगों को मेक श्योर करना है कि जो तेल आपका है वो तेज़ गर्म हो, ताकि जो मेरा स्कूप है वो लेयर होने के बाद तेल में जाते ही फ़ौरन फ्राई हो जाए। ये मैं लेकर आ रही हूँ वॉल्स का फ्रोज़न डेज़र्ट वनीला स्कूप। जैसे कि आप देख सकते हैं, बॉल्स मैंने स्कूप निकाल के मैंने पहले ही बटर पेपर पे लाइन अप करके रख दिए थे, और ये अच्छे से यहाँ पे फ्रीज़ हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हो रहा, स्प्रेड नहीं हो रहा। फटाफट इसको हम लोग लेयरिंग कर लेते हैं। फ्रोज़न डेज़र्ट को करना है लेयरिंग मैदे में, और मैदे के बाद इसको मैं अंडे में डाल रही हूँ, और अंडे में जल्दी करने वाला ये काम है क्योंकि फ्रोज़न डेज़र्ट है, जल्दी मेल्ट हो जाता है। फटाफट इसको कॉर्नफ्लेक्स में यहाँ पे ऐड कर देते हैं और डबल लेयरिंग कर लेते हैं इसकी। जल्दी से इसकी डबल लेयरिंग कर लेते हैं। जैसे ही हम इसको फ्राई करने के बाद तोड़ते हैं, गरम इसको सर्व किया जाता है, और जैसे ही इसको तोड़ते हैं तो अंदर से वॉल्स का फ्रोज़न डेज़र्ट लावा की तरह बाहर आता है। ये कॉर्नफ्लोर से कोटेड स्कूप्स मैंने इसमें डाल दिए हैं। तेल तेज़ गरम होना ज़रूरी है, तो तेल तेज़ गरम हो चुका था, और ये जल्दी से इसको सिर्फ फ्राई करना है। ज़्यादा टाइम के लिए इसको नहीं रख सकते अंदर, क्योंकि फिर वो फ्रोज़न डेज़र्ट मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। ये हमारे फ्राइड वनीला स्कूप तैयार हैं, और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थे, बस टेम्परेचर का जो इसका प्रॉब्लम है वो अच्छे से टैकल करना है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। डेज़र्ट हमने बनाया है बॉल्स की मदद से, और टोर्टिला रैप्स में इस्तेमाल किया था हमने कनौर रेसिपी AI। तो थैंक्स टू बोथ ऑफ देम, क्योंकि उसकी वजह से आज हमारी रेसिपी दोनों तैयार है। अब बहुत सारे जो बर्तन मेरे पास बचे हैं, इसके लिए भी आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा पोस्ट कुकिंग पार्टनर है विम डिश वॉशिंग लिक्विड। क्योंकि विम डिश वॉशिंग लिक्विड में है लेमन और विनेगर की पावर। लेमन से सख्त चिकनाइयाँ सारी मर जाती हैं, और जितना विनेगर से जितनी भी खाने की और ऑयल की सारी स्मेल है ये सब रिमूव हो जाती है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। मुझे उम्मीद है आप लोग को इंटरेस्टिंग लगी होगी। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। सिमरन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे मेहमान करामी, हमारे प्रोफेसर साहिबान, प्रोफेसर फहद काज़मी, प्रोफेसर नासिर महमूद, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस नशिस्त का इख्तिताम करते हैं। इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त, मुलाकात होगी कल। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।